नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड कांग्रेस में जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने विधायकों को 15 किलोमीटर सड़क निर्माण का लॉलीपॉप दिया तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है। लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस के अंदर जारी गतिरोध पर विराम नहीं लग पा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो हुआ, शायद उसकी उम्मीद पार्टी के बड़े नेताओं को नहीं होगी। वैसे नाराज कांग्रेस विधायकों का गुस्सा शांत करने के लिए आलमगीर आलम ने भरसक कोशिश की, लेकिन उनका दाव भी अब नाराज विधायकों के सामने दम तोड़ता नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की स्थिति ठीक नहीं है। उन लोगों ने कहा कि जो 15 किलोमीटर सड़क आपके द्वारा एक पुलिया दिया जा रहा है तो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर सड़क बनाया जाए। इस संबंधित बातचीत हुई है। ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड के विधायकों को 15 किमी सड़क निर्माण के लिए अनुशंसा पत्र भेजने को कहा है। मात्र 15 किमी ग्रामीण सड़क के सवाल पर कांग्रेस के विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि साल 2020 में भी विभाग ने ग्रामीण सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया। ऐसे में विभाग और सरकार का ये फैसला समझ से परे है। अभी 15 किलोमीटर की बात चल रही है, उसका भी फिजिबिलिटी अभी रिपोर्ट अभी लाया गया, कब बनेगा क्या बनेगा। इसलिए हमको लगता है कि ग्रामीण विकास विभाग को इस पर कम से कम 30 से 35 किलोमीटर तो बढ़ना चाहिए। इधर कांग्रेस के नाराज विधायकों के तेवर 7वें आसमान पर है। इरफान अंसारी ने 15 किमी सड़क की अनुशंसा से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उनका साफ शब्दों में कहना है कि जामताड़ा की जनता कादो कीचड़ में चल लेगी, लेकिन 15 किमी सड़क नहीं चाहिए। जो दलित एरियाज है, हमारे जो गरीब बहुल एरिया है, वहां तक अब तक सड़क नहीं बनी है। तो सरकार का जो गाइडलाइन आया है कि नहीं, मात्र 15 किलोमीटर आप दे दीजिए, तो मैं तो 15 किलोमीटर नहीं लूंगा। इससे अच्छा है कि मेरे जो लोग हैं वो कीचड़ में ही चलें और हम भी चलेंगे कीचड़ में। बहरहाल झारखंड में विकास की रफ्तार की क्या गति है, ये सत्ता में शामिल विधायक ही कई मौके पर बयां कर चुके हैं। ये बात सच है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने विकास की रफ्तार को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि चुनाव में विकास का पैमाना किसी भी सरकार की वापसी और विदाई के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। देवघर में एम्स के ओपीडी के उद्घाटन स्थगित होने को लेकर सियासत गर्म हो गई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उद्घाटन में फिजिकली आने से रोकने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार में इमरजेंसी जैसे हालात के आरोप लगाए, जिस पर जेएमएम ने भी पलटवार किया है। देवघर के खिलाफ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और इसने एक तानाशाहीपूर्ण लोकतंत्र के ऊपर ये खतरा है और मुझे लगता है कि उसका बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा समूल नाश हो जाएगी झारखंड। दो चीज समझ, ओपीडी का उद्घाटन ऑलरेडी डीसी कर चुका, तो आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। बिल्डिंग का उद्घाटन होना था, डीसी प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, वो एम्स के सारे चीजों का उद्घाटन कर सकते हैं, वो तो मालिक है। उसको ना हेमंत सोरेन जी से मतलब है, ना मंत्री से मतलब है, ना प्रधानमंत्री से मतलब है, वो तो खुद बादशाह है। जहां तक बिल्डिंग का सवाल है, बिल्डिंग का उद्घाटन जब कोरोना प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी आकर करेंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप वर्चुअल रूप से जुड़िए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है, प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार भी मानती है, राज्य सरकार को भी मानना चाहिए, उनको भी मानना चाहिए। वो एक जिम्मेवार नागरिक सांसद होने की भूमिका अदा करनी चाहिए उनको। इसमें श्रेय लेने की बात नहीं है, श्रेय लेना भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उनका जो योगदान है उससे कहीं ज्यादा योगदान यूपीए सरकार की है, पिछली सरकार की है। तो कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है और विकास के काम जो हो रहे हैं वो स्वागत योग्य हैं, उसमें मदद करनी चाहिए, उसका लाभ जनता को मिल सके ये सुनिश्चित करना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए।
वहीं देवघर में बने एम्स के ओपीडी का उद्घाटन समारोह के तय कार्यक्रम को अचानक टालने को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बताई है। पार्टी के महासचिव सुप्रीयो भट्टाचार्य ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर कार्यक्रम को स्थगित कराने का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को स्थगित करवा दिया गया क्योंकि वो वर्चुअली नहीं फिजिकली उपस्थित रहना चाहते थे। पूछना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को स्थगित करना एक लोक प्रतिनिधि सांसद को महिमामंडित करना है या एक आदिवासी मुख्यमंत्री, सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके में स्थित देवघर का एम्स और झारखंडी मानुष को, झारखंडी लोगों को अपमानित करना है, यह आज तय करना है। यह आपातकाल नहीं है तो और क्या है। मैनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति मामले में आरोपों पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने पलटवार किया है। दरअसल रांची में सीवरेज ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के मामले में मैनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नोटिस भेजा है, जिसे लेकर सियासत गर्म है, जिस पर रघुवर दास ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेककर अपना गुजारा कर रहे हैं। साल 2005 से अब तक इस मामले में आरोपों के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस बीच में कई सरकारें आईं और चली गईं। झारखंड में ईमानदारी का चोला ओढ़कर कुछ लोग भ्रष्टाचार के नाले में डुबकियां लगा रहे हैं और उनका चेहरा जल्दी बेनकाब होगा और उन्हें मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिली। इसके विषय में आप सभी जानते हैं कि मामला 2006 मधु कोड़ा के समय भी जांच हुई, अर्जुन मुंडा की समय भी जांच हुई, हेमंत सोरेन के समय भी जांच हुई और जो भी मामले वो अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम थे, नगर विकास मंत्री थे, सारी जांच होकर इसमें क्लीन मिल चुकी है। और सबको पता है कि मैनहर्ट का पेंसिल के संदर्भ में मैनहर्ट का जो पहले ठेकेदार थे किसके बिल्डिंग में रहते थे, सारी बात स्पष्ट है और रघुवर दास कोई जांच से घबराने वाले नहीं। जितना जांच कराना, बार बार मैं शुरू से कह रहा हूं, सरकार उनकी है, जितना जांच कराना जांच करा ले। हमने 5 साल बेदाग सरकार दी। कोई साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत की जांच शुरू कर दी गई है। मामले की जांच के लिए जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन के सामने होम सेक्रेटरी और झारखंड डीजीपी ने बैठक कर मामले की जानकारी दी। मामले की जांच के लिए झारखंड सरकार ने इंक्वायरी कमीशन गठित की है। टीम ने आज मामले को लेकर पहली बैठक की और वरीय अधिकारियों से जानकारी ली। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी की संदेहास्पद मौत के बाद परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए झारखंड सरकार ने मामले की न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है, जिसके बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस सह चेयरमैन जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन विनोद कुमार गुप्ता ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 मई को साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का उनके सरकारी आवास से शव मिला था। इस मामले में सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है, जिसे 6 महीने में जांच से रिपोर्ट सौंपनी है। डिसाइड किया है इसमें कि हम एक पब्लिक नोटिस इशू करेंगे और पब्लिक एट लार्ज से जो इस मामले को जानकारी रखते हैं वो कमीशन को अपनी रिटर्न इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद तकरीबन 1 या 1.5 महीने के बाद नेक्स्ट मीटिंग हम करेंगे, शायद या साहिबगंज में या यहाँ पर। डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करके। और एक बड़ी खबर, गढ़वा से इंजीनियर को जंगल में छोड़कर अपहरणकर्ता फरार हो गए हैं। इंजीनियर नागेंद्र कुमार सिंह का अपहरण हुआ था, जिसे जंगल में छोड़कर अपहरणकर्ता किडनैपर्स जो हैं फरार हो गए हैं। वीआरएस कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर हैं, सड़क निर्माण करा रही है ये कंपनी। बाइक सवार बदमाशों ने इंजीनियर को अगवा किया था। धुरकी थाना के खुटिया कैंप से अगवा किया गया था, लेकिन अब इंजीनियर को जंगल में छोड़कर किडनैपर्स फरार हो गए हैं। गढ़वा से बड़ी खबर।
प्रथम दृष्टया ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक इंजीनियर जो उनका अपहरण किया गया था, उनको जो है पुलिस ने बरामद कर लिया गया है और इस संबंध में कांड दर्ज कर दिया गया है और अनुसंधान जारी है। साथ ही जिन अपराधी तत्वों ने उनका अपहरण किया था उनकी गिरफ्तारी हेतु भी छापेमारी की जा रही है। रांची पुलिस के सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने को लेकर लगातार मंथन जारी है। इसे लेकर स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल रूम में एक अहम बैठक हुई, जिसमें स्मार्ट सिटी के सीईओ और रांची पुलिस के वरीय अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कमांड एंड कंट्रोल यूनिट के साथ कंपोजिट कंट्रोल रूम को इंटीग्रेट करने का फैसला लिया गया। रांची में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस कड़ी में पुलिस के सर्विलांस सिस्टम को अपग्रेड करने के उद्देश्य से शहर में 70 जगहों पर हाई डेंसिटी के 750 लगाए गए हैं। इससे अपराधियों के साथ साथ शहर की ट्रैफिक सिस्टम पर भी बेहतर तरीके से नजर रखी जा सकेगी। बैठक में रांची पुलिस के सीसीआर को स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल रूम में शिफ्ट करने को लेकर मंथन हुआ। कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के संदर्भ में बातचीत हुई है। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि रांची स्मार्ट सिटी के अंदर में ये एक स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार हुआ है। ये निर्णय लिया गया कि चूंकि यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मशीन जो है वो लगे हुए हैं, जिनका उपयोग अभी किया जा सकता है। वहीं रांची एसएसपी की माने तो कमांड कंट्रोल रूम के सारे सिस्टम मॉडर्न हैं और स्मार्ट सिटी के सीआरआर के साथ इसके इंटीग्रेशन से पुलिस को अपराध नियंत्रण और शहर की मॉनिटरिंग में काफी सहूलियत मिलेगी। जो यहाँ के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनको कहा गया है कि बहुत जल्दी इस इशूज को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और हम लोग बहुत जल्दी इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएंगे। अभी फिलहाल कुछ सेवाएं यहाँ पे दी जा रही है। भविष्य में यहाँ पे वो चालान काटने का हो या ट्रक शिफ्टिंग का हो, वो सब की प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी। वैसे रांची को स्मार्ट बनाने का सिलसिला 6 साल पहले से ही चल रहा है, लेकिन 6 वर्ष में सिर्फ रांची पुलिस की सर्विलांस सिस्टम को ही हाईटेक किया जा रहा है। ऐसे में पूरा शहर कब तक स्मार्ट बन पाएगा, इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गिरिडीह को तिसरी प्रखंड से जोड़ने वाली मुख्य सड़क मूसलाधार बारिश में बह गई और दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए। पिछले साल ही ये सड़क बनी थी, लेकिन एक बारिश भी नहीं झेल सकी। मूसलाधार बारिश का पानी इतनी तूफानी गति से बह रहा है कि तीसरी प्रखंड को गिरिडीह जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क बीच से ही टूटकर बह गई। ये देखिए, पहाड़ और खेत से बहकर निकल रही पानी की मचलती धारा ने कंक्रीट की सड़क को कैसे बीचों बीच तहस नहस करके रख दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब लाखों रुपए खर्च करके पक्की सड़क बनकर तैयार हुई थी, लेकिन पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़क का हिस्सा टूटकर ही बह गया और दर्जनों गांव एक दूसरे से कट गए। जो गड्ढा रह गया वो तेज बहाव आने से मतलब मिट्टी काट के ले गया और आवागमन भी अब हम लोग को पूरा तरफ से बाधित हो गया, जिसके कारण से आदमी पैदल भी जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। आने जाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्ड के लोग को और जाल माल भी को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। बारिश के पानी में इतना तेज बहाव है कि इसके आगे कंक्रीट की सड़क भी नहीं टिक पा रही है। जाहिर है अफसर और ठेकेदार की लूट खसोट ने नींव ही इतनी कमजोर कर दी कि पूरी की पूरी सड़क ही बह गई। अब सवाल ये है कि जो सड़क एक बारिश भी नहीं झेल सकती, उससे भला गिरिडीह के बाशिंदे कैसे मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ठेकेदार लोग बने भी नहीं किया, बीच बीच में जहाँ जहाँ पानी जो ना चलती है वहाँ ठेकेदार छोड़ दिया था। और बाद आके उसमें हम 2 जगह मैंने पुलिया भी दे चुके हैं और भी मैंने वहाँ बाकी पुलिया देना। बारिश के पानी ने पल भर में भ्रष्टाचार की सड़क का ऐसा हाल कर दिया कि ना पैदल चलने का रास्ता बचा और ना गाड़ियों के गुजरने के लिए कोई जगह बची। आखिर कैसे अपना सफर पूरा करेंगे गिरिडीह के ग्रामीण। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के गुड़ाबांधा प्रखंड के किसानों ने आंदोलन किया। दरअसल यह आंदोलन किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने के विरोध में किया गया।
किसानों ने चेतावनी दी कि गालूडीह बराज डैम से ओडिशा जा रही नहर कैनाल का पानी रोक दिया जाएगा। किसानों की मांग है कि हमारी जमीन पर नहर बनाए गए हैं और इसी नहर से ओडिशा को पानी जाता है, लेकिन इस नहर से झारखंड के किसानों को एक बूंद पानी नहीं मिलता। झारखंड के मुख्यमंत्री जो है परिवहन मंत्री के द्वारा उसको हम लोग दिए हैं 14/3/2021 को। 3 महीना हो गया, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग 6 तारीख को 5 तारीख को एक टू ये करके दिए थे कि पेपर के माध्यम से हम लोग जो उतना दिन में दिए हैं कैनल के संबंध में पानी के मांग के लिए, अभी तक उसका जो जवाब नहीं आया है। तो उसके लिए 6 तारीख को भी हम लोग एक टू ये किए थे कि हम लोग जो दिए हैं उसका कोई जवाब हम लोग को मिले, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं है। हम लोग के पास से नहर जा रहा है, तो हम लोग को सुविधा के लिए पानी चाहिए खेती के लिए। तो उड़ीसा सरकार जब उसको पानी चाहिए तो पानी छोड़ रहा है, हम लोगों के लिए क्या सुविधा है। और अब देखते हैं झारखंड 2020।